हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स हैं तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो विकास के क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। कौन कौन से आपके विकास के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशियो डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जो विकास के चारों क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका कि शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, ठीक है, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो भी उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो जो उसका संज्ञान है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो जो विकास के चारों पक्ष है ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है ना। बट यहाँ पर दे रखा है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत दे रखा है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। अब देखिए, जो सिद्धांत है क्या सभी सिद्धांत एक मत है, तो ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना सिद्धांत दे रखा है, ठीक है, और उनमें जो है अलग अलग चीज़ें बता रखी है, तो जो विकास का सिद्धांत है वो अलग अलग है, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे का विकास होता है, बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, उसके फैमिली का माहौल कैसा है, ठीक है, अगर बच्चा जो है उसकी जो फैमिली का माहौल है वो अच्छा है, ठीक है, उससे सब लोग अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समाज में सब लोग अच्छी तरीके से बातचीत करें, तो फिर जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो बेहतर होगा। बट बच्चे की अगर मान लीजिए जो फैमिली है वहाँ पर मार काट वाली चीज़ें हो रही हैं, उसके आसपास जो है मार काट वाला इन्वायरमेंट है, चोरी वाला इन्वायरमेंट है, तो फिर जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो उस डायरेक्शन में होता है ना। तो जो बच्चे का सामाजिक संदर्भ होता है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्या देखा है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया। देखिए, जो विकास है ना, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बट सभी बच्चों के लिए निर्बाध नहीं है ना। अब देखिए, कुछ बच्चों का जो विकास है वो फास्ट होता है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है, बट वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि अगर हम चीज़ें बताएं तो भी नहीं समझ में आता है ना। तो हर बच्चे में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती है। तो सभी बच्चों के लिए विकास निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये भी बात पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर पर अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अब देखिए, मैंने आप लोगों के साथ में विकास के क्षेत्र बताए थे, विकास के आयाम बताया हुआ था, उसमें जो आपका पहला क्षेत्र था वो क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं, है ना। इसके अलावा जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी हाथों की मसल्स का यूज करते हैं, अपने पूरी के पूरे पैरों के मसल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, तो क्या होती है, हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें कि अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारी हाथों की फिंगर्स हो गई, जब हम इनका यूज करके किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो वो आपका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि सुई में धागा पिरोना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुछ लिखना, है ना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि सूक्ष्म, फाइन का मतलब ये क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। और ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्थूल गत्यात्मक कौशल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने। और यहाँ पर हमसे किसका एग्जाम्पल पूछ रखा है, सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल पूछ रखा है। तो दोस्तों के साथ दौड़ना, तो इसमें कौन सी मसल्स यूज होगी, हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी, तो ये किसका एग्जांपल होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल भी सही बात है, जब आप धागे में मोती पिरोते हैं तो किसका यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं ना। ये किसका एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल आपसे पूछ रखा था यहाँ पर। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, देखिए जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, है ना, तो उसमें कौन सी मसल्स यूज करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स यूज करते हैं, अपनी पैरों की मसल्स यूज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है।
ग्रोस की तरफ फुदकना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जब आप फुदकते हैं या फिर कूदते हैं तो क्या होता है, इसमें आपकी बड़ी मसल्स यूज होती है। बट हमसे यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल पूछ रखा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आनुवंशिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन में पूछ रखा था कि कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है, कौन सा ऐसा गुण है जो कि पूरी तरीके से हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, आंखों का रंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए आपने देखा होगा किसी किसी जो बच्चे होते हैं उनकी आंखों का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, या तो उनके पेरेंट्स का आंखों का कलर ब्लू रहा होगा, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की आंखों का कलर ब्लू रहा होगा, इसलिए जो बच्चा है उसकी भी आंखों का कलर जो है ब्लू है, यानी कि हेरिडिटी में उसको वो चीज़ें मिल गई, ठीक है। आनुवंशिकता में जो है बच्चे को अपनी आंखों का कलर मिल गया है ना। जैसे कि जो हमारे बालों का कलर होता है तो ये भी हमारी हेरिडिटी के द्वारा ही डिसाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी हाइट होती है तो इसमें भी क्या होता है, हमारी हेरिडिटी का ही रोल होता है ना। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि आनुवंशिकता के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पर सही होगा। अब जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था इस ऑप्शन में हुआ था बुद्धि। अब देखिए बुद्धि जो है ये हमारी हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, बट पूरी तरीके से नहीं होती, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। मान लीजिए हेरिडिटी से बच्चे को इंटेलिजेंस मिल गई, बुद्धि मिल गई, ठीक है, बट अगर हम उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा ना दे, ठीक है, इन्वायरमेंट ही मार काट वाला दे दे, चोरी वाला दे दे, तो क्या बच्चे की जो बुद्धि है वो अच्छी तरीके से विकसित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो हमारे इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, ये हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होती है, बट पूरी तरीके से निर्धारित नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। बट जो हमारी आंखों का रंग है इसमें हमारे इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम बच्चे को कैसा भी इन्वायरमेंट दे दें, ठीक है। जो उसकी आंखों का कलर अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, आजीवन ब्लू रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होता है, इसमें इन्वायरमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है ना। इसके अलावा अगर बात करें नैतिक विकास की, तो देखिए नैतिक विकास, जो नैतिकता बच्चे के अंदर आती है वो तो जन्म के बाद आती है ना। तो इसमें हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है, इसमें किसका रोल होता है, इन्वायरमेंट का रोल होता है। इसके अलावा सामाजिक कौशल, तो बच्चा जन्म के बाद सामाजिक प्रक्रिया को सीखता है, ठीक है। बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो जन्म के बाद होता है ना, जन्म से नहीं होता है। तो इसमें भी हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है, इसमें किसका रोल होता है, इसमें इन्वायरमेंट का रोल होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही नहीं होंगे। जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ था वो बी में हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, ए और बी दोनों को सही माना हुआ था यहाँ पर, बट जो सीबीएसई की तरफ से ऑप्शन सही माना गया वो आपका केवल ए माना गया, ठीक है, क्योंकि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल है। और यहाँ पर सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि कौन सी ऐसी प्रवृत्ति गुण है जो कि पूर्णता, ठीक है, आनुवंशिक है। अगर यहाँ पर पूर्णता वर्ड नहीं देता तो आपका आंखों का रंग और बुद्धि दोनों सही होता, ठीक है। तो इसलिए सीटेट के एग्जाम में सिर्फ लैंग्वेज का ही खेल है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप क्वेश्चन का ऑप्शन ईजिली जो है दे पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने पूरा हर चीज़ आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पर कि कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, किस तरीके से स्टूडेंट ने यहाँ पर गलतियाँ की हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पे चैलेंज भी हुआ था आपका, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सीबीएसई की तरफ से सही माना गया। आगे देखते हैं हम लोग। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखिए जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, सामाजिक होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जन्म से शुरू होता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, तुरंत ही बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, अरे मेरा बच्चा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे की प्राथमिक सामाजिकरण होता है, यानी कि मुख्य एजेंसी होती है जहाँ से सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, वो क्या होता है, परिवार, फैमिली, ठीक है। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई होती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि सामाजिकरण की प्राथमिक मुख्य एजेंसी क्या है, तो परिवार है, ठीक है, फैमिली है। तो उसके बाद देखिए बच्चा अपने आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है, मीडिया से चीज़ों को सीखता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है फ़ोन का यूज करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चा मीडिया से चीज़ों को सीख रहा है, उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो कार्टून वगैरह देखते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में फिर बात भी करते हैं, तो बच्चे का क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है ना। तो बच्चा मीडिया के थ्रू भी चीज़ों को सीखता है, स्कूल में जाता है वहाँ से भी चीज़ों को सीखता है। तो परिवार के अलावा जितने भी आपके फैक्टर होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मीडिया हो गया, धर्म हो गया, समाज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय की बात हुई है, सिंपल सा आपसे पूछा है विद्यालय सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, तो कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, द्वितीयक संस्था, क्योंकि प्राथमिक में तो क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आस पड़ोस है,
आस पड़ोस की अगर हम बात करें तो ये आपका प्राथमिक के अंतर्गत आएगा या फिर द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। तो इसको लेकर के आपके सीटेट के एग्जाम में ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग ही देता है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस को प्राथमिक के अंदर काउंट कर लेते हैं, तो कभी कभी आस पड़ोस को द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं। वैसे तो आपका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो प्राथमिक एजेंसी होती है, वो परिवार होता है, ठीक है। बट कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस को भी प्राथमिक सोशलाइजेशन के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं। और कभी कभी अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे होंगे तो जो आस पड़ोस है उसको द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत भी माना गया है। तो उस तरीके से आपको अपने एग्जाम में ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको अपने एग्जाम में थोड़ी भी कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि जब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो विद्यालय है वो क्या है, सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है ना। बाकी ये देखिए, ये जो सारी चीज़ें दे रखी थी, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखा था, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा था। मेन चीज़ तो आपका यहीं पर था, विद्यालय सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में, तो सिंपल सा था, द्वितीयक संस्था के रूप में, है ना। संरचनात्मक विश्लेषण जैसे कहाँ कोई यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। आगे देखते हैं। और प्राथमिक अगर आपसे पूछे तो बताया ही मैंने आप लोगों को, क्या हो जाएगा, परिवार, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के कितने लेवल दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपसे लेवल पूछे यानी कि स्तर पूछे तो इन्होंने कितने स्तर दिए हुए हैं, 3 स्तर दिए हुए हैं। कौन कौन से स्तर, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। देखिए पहला जो इन्होंने स्तर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा इन्होंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पर प्री कन्वेंशनल लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा क्या बताया हुआ है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो 3 लेवल इन्होंने दिए हुए हैं और एक लेवल में इन्होंने 2 स्टेज बता रखी है, ठीक है। यानी कि अगर टोटल स्टेज की बात करें तो एक लेवल में 2 स्टेज बता रखी है, तो टोटल इन्होंने कितने स्टेज बताई हैं, 6 स्टेज बताई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे किसके बारे में पूछ रखा है, लेवल या फिर स्टेज के बारे में, इसको देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कौन से लेवल पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे जो उन्होंने 3 लेवल दिए हुए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये जो आपका कन्वेंशनल लेवल होता है, यानी जो सेकेंड वाला लेवल होता है, इसकी 3rd वाली स्टेज होती है, ठीक है। मतलब वही कन्वेंशनल लेवल में 3rd और 4th आपकी 2 स्टेज आती है, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जीन पियाजे इन्होंने 2 वर्ड की बात की, असिमिलेशन यानी कि समावेशन, ठीक है, इंग्लिश में याद कीजिएगा इसको, और अकोमोडेशन यानी कि समायोजन, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसमें स्कीमा होती है, ठीक है। यानी कि हर चीज़ का क्या होता है, एक स्कीमा बना होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें कि हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है, सीटेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आप जो है इस वाले स्कीमा में स्टोर करके रखेंगे। किसी आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है जिसमें कि आप जो है चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। कहीं पर आप घूमने के चले गए तो उसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है जिसमें कि आप चीज़ों को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। आपकी फैमिली का एक अलग स्कीमा बना हुआ है। तो हर चीज़ का क्या है, एक स्कीमा बना हुआ है, आपके माइंड में छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें कि आप चीज़ों को स्टोर करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 वर्ड इन्होंने बताया वो क्या है, समावेशन और समायोजन। समावेशन क्या होता है कि जब आप अपनी स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका असिमिलेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपसे किसी ने आकर के बोल दिया कि सीटेट में जो आप सीडीपी पढ़ते हैं उसमें जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने स्कीमा में जस्ट उस चीज़ को ऐड कर लिया, ठीक है, जस्ट उसको क्या किया, जोड़ लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने अभी स्टार्टिंग मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आपको पता नहीं है कुछ भी सिलेबस वगैरह के बारे में, तो आपसे किसी ने कह दिया आकर के कि आप जो है सीडीपी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, इस वाली स्कीमा में आपने ऐड कर लिया, जोड़ लिया उन चीज़ों को, तो वो आपका क्या हो गया, असिमिलेशन हो गया, ठीक है। आपने जस्ट ऐड कर लिया, ठीक है। बट वहीं पर कोई आपसे आए और कह दे, ठीक है,
कि आपके सीटेट का तो सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके सीटेट का सिलेबस तो चेंज हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत अपने स्कीमा में बदलाव करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको संशोधित करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, अब इसमें जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है अब, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपने स्कीमा को समायोजित करेंगे। तो आपका क्या होता है, अकोमोडेशन होता है। जब आप अपनी स्कीमा में बदलाव करें, जो चीज़ें आपने ऐड की है उसमें जब आप कोई चेंज कर रहे होते हैं तो आपका क्या होता है, वो अकोमोडेशन होता है। और जस्ट अगर आपने चीज़ें ऐड कर ली तो आपका क्या होता है, समावेशन होता है, ठीक है। सिलेबस में आपके चेंज नहीं हुआ है तो इसको लेकर के बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा, आपका सिलेबस सेम है, मैं बस एग्जांपल दे रही थी इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी, समावेशन और समायोजन दोनों के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो सीता नाम की जो लड़की है वो क्या कर रही है, साइकिल चलाने के, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना अगर उनको आ रहा होता है तो स्कूटी चलाना इजीली सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बदलाव की बात हो रही है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। जब भी चेंज, मॉडिफिकेशन, ठीक है, बदलाव की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अकोमोडेशन होगा, समायोजन होगा, ठीक है। सिंपल सा इतना याद रखिएगा। जैसे कि जो लड़की है सीता, वो क्या कर रही है, जब साइकिल चलाना, तो साइकिल अलग तरीके से चलाते हैं, स्कूटर अलग तरीके से चलाते हैं। तो जो साइकिल चलाने का उसका पूर्व अनुभव है, जो उसने अपना साइकिल का स्कीमा बना रखा है, ये साइकिल इस तरीके से चलाते हैं, उसी के आधार पर वो अपने स्कूटर चलाने में क्या कर रही है, बदलाव कर रही है, थोड़ा बहुत चेंज कर रही है ना। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगा, है ना, यानी कि समायोजन हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा कि जब भी बदलाव या फिर चेंज की बात हो तो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन होगा, ठीक है, समायोजन होगा। और जहाँ पर जस्ट ऐड करने, जस्ट जोड़ लेने की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, समावेशन होगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इसके अलावा संतुलन या फिर साम्य धारण, जैसे कि मान लीजिए जब आपने जो चीज़ें आपको, जैसे कि पहले बताया गया था कि आपका सीटेट का सिलेबस ये है, इसमें आपको जीन पियाजे, लॉरेंस कोल्बर, ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर किसी ने आपसे आकर के बोला था कि जो सीटेट का सिलेबस है वो चेंज हो गया था। तो जब आप दोनों चीज़ों को समझ गए तो आप क्या हो गए, एक बैलेंस में आ गए, ठीक है। पहले तो जब आपको कोई ऐसा बताया कि सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया तो उस टाइम क्या हुआ, आपका जो आपने पहले से स्कीमा बना रखा था उसका संतुलन बिगड़ गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपने उस चीज़ को एडजस्ट किया, ठीक है, अपने माइंड में फिर से संशोधित किया, बदलाव किया उस चीज़ को, ठीक है। तो फिर क्या किया, वो चीज़ बैलेंस में आ गई, संतुलन में आ गई, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, संतुलन या फिर साम्य धारण कहते हैं। तो इसकी भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। असंतुलन, असाम्य धारण, तो इसके बारे में भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है अचानक से, मान लीजिए कि कोई आपका स्कीमा बना हुआ है, उसमें जस्ट कोई चीज़ आपको नहीं देखने को मिल जाए तो आप क्या करते हैं, फिर तरीके से आपका बैलेंस बिगड़ जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले लें तो कहीं पर आप घूमने भी जाते हैं, तो मान लीजिए कहीं पर घूमने गए हैं, अगर आपने वहाँ पर देख लिया कि कोई मंदिर या फिर कोई मस्जिद भी बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। तो फिर दूसरी बार जब आप उसी जगह पर गए, ये इस मंदिर को क्या किया आपने, एक स्कीमा में अपने स्टोर कर लिया, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पर जो है एक मंदिर है। बट दूसरी बार जब आप उसी जगह पर घूमने गए, वहाँ पर मान लीजिए मंदिर के सामने से कोई सड़क निकल गई या फिर मस्जिद के सामने से कोई सड़क निकल गई, तो आप क्या करेंगे, अरे यहाँ पर तो सड़क निकल गई, ठीक है। तो आपकी जो संतुलन की स्थिति थी वो बिगड़ गई वहाँ पर, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, आप अपनी स्कीमा में बदलाव करेंगे, अच्छा वहाँ पर एक मंदिर है, उसके साथ में एक सड़क भी निकल गई है उधर से, ठीक है। तो फिर से जाकर के आप क्या करेंगे, अपनी स्कीमा में बदलाव करेंगे, संशोधन करेंगे, फिर जाकर के आपका जो स्कीमा है वो बैलेंस होगा, ठीक है, संतुलित होगा। तो ये समझ गए आप यहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बदलाव यानी कि चेंज की बात हो रही है। आगे देखते हैं। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो देखिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कहे कि भाषा कौशल तेजी से विकसित हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे का भाषाई विकास है, जो भाषा विकास का सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील काल होता है, वो क्या होता है 2 से लेकर के 6 साल, ठीक है। और जो जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं उसमें जो उनकी सेकंड वाली स्टेज है, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे देखे होंगे आप, जो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं वो सिम्बल्स के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है। तो बच्चों को क्या करते हैं, सिम्बल्स दिखा करके चीज़ों को सिखाते हैं, है ना। तो वो लाक्षणिक कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भाषा होता है बच्चे बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्व करते हैं। अगर आपने बच्चे के सामने गाली गलौज कर दिया तो बच्चा तुरंत ही उन चीज़ों को सीख जाएगा, अगर जो बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है भाषा का जो पीरियड होता है बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, वो बच्चा उसमें भाषा को बहुत ही तेज़ी से सीख रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए, तभी जो है बच्चा उस तरीके की भाषा को सीख पाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी
अगर बाकी के ऑप्शन की बात करें तो ये आपका जीन पैजे के द्वारा दिया गया पहली स्टेज है, इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। और ये वाली तीसरी स्टेज, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और ये लास्ट वाली स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।